तो फर्ज करें मैं एक लंबी हाइक के लिए तैयारी कर रही थी। पानी रखने, मौसम के हिसाब से कपड़े पहनने और अपने रास्ता की नक्शेसाजी करने के अलावा मैं शायद ये भी चाहूंगी कि निकलने से पहले कुछ नाश्ता कर लूं ताकि हाइक के लिए मेरे पास काफ़ी ताकत हो। हमें अपने जिस्म को ताकत देने के लिए खाना चाहिए होता है, लेकिन असल में ये खाना हमें ताकत यानी एनर्जी कैसे देता है? ऐसा कैसे होता है कि एक सेब या चॉकलेट का टुकड़ा हमारे जिस्म में जाकर ऐसी शक्ल अख्तियार कर लेता है जो हम भी इस्तेमाल कर सकें? इस सवाल का जवाब एक अमल में मिलता है जिसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं, और यही वो तरीका है जिससे जानदार को अपने खाने से ताकत या तवानाई मिलती है। यानी सेल्यूलर रेस्पिरेशन जिंदगी को मुमकिन बनाने में मदद करता है। ये अभी इसी वक्त आपके सेल्स, मेरे छोटे भाई के पालतू जानवर के सेल्स और खिड़की के बाहर दरख्त के सेल्स में हो रहा है। ये हम सबको वो ताकत दे रहा है जिसकी हमें काम करने के लिए ज़रूरत है। तो आए इस अमल को तफसील से देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन केमिकल रिएक्शंस का एक सिलसिला है जो हमारे सेल्स के अंदर एक मुनज़्ज़म तरीके से होते हैं। यही केमिकल रिएक्शंस हैं जिनकी वजह से मजमूई तौर पर एनर्जी निकलती है जो हमारा जिस्म इस्तेमाल करता है। अगरचे सेल्यूलर रेस्पिरेशन में कई केमिकल रिएक्शंस शामिल हैं, लेकिन पौधों और जानवरों के लिए यहाँ इस पूरे अमल का खुलासा इस इक्वेशन से किया जा सकता है। इस इक्वेशन के बाएं तरफ हैं इनपुट्स, ग्लूकोज जो कि एक किस्म की चीनी है, और ऑक्सीजन। ग्लूकोज हमें अपने खाने से मिलता है और ऑक्सीजन हमें इस हवा से मिलती है जिसमें हम सांस लेते हैं। इस इक्वेशन के दाएं तरफ हैं आउटपुट्स, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। दरमियान में जो इशारा है वो ये बताता है कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन के दौरान ग्लूकोज और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स टूटते हैं और इनके एटम्स दोबारा तरतीब पाकर आखिर में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाते हैं। ये सारा अमल एनर्जी रिलीज करता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे लकड़ी जलने पर एनर्जी निकलती है। और सेल्यूलर रेस्पिरेशन के दौरान कोई एटम्स ज़ाय नहीं होते। आप दोनों तरफ हर किस्म के एटम्स की तादाद एक जैसी देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर दोनों तरफ 6 कार्बन एटम्स हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप एक ईंटों का घर तोड़कर उन्हीं ईंटों से कुछ और बना लें, जैसे एक पुल। आप कोई ईंट फेंक नहीं रहे, बल्कि उन्हीं से कुछ नया बना रहे हैं। तो हमें पता है कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन में कई केमिकल रिएक्शंस शामिल होते हैं, लेकिन ये मराहिल सेल्स के अंदर कहाँ होते हैं? ये जानने के लिए आइए इस अमल को साथ देखते हैं। खाना खाने के बाद वो हाजमे के दौरान छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। ये छोटे मॉलिक्यूल्स, जिनमें ग्लूकोज भी शामिल है, आपकी सेल्स के अंदर जा सकते हैं। फिर सेल्यूलर रेस्पिरेशन शुरू हो सकती है। पहला मरहला केमिकल रिएक्शंस का साइटोसोल में होता है, जो कि एक जेली जैसा स्याल है जिसमें सेल्स के सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, और इन रिएक्शंस में इनपुट के तौर पर ग्लूकोज शामिल होता है। बाकी रिएक्शंस माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं, जहां इनपुट के तौर पर ऑक्सीजन आती है और आउटपुट्स में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनते हैं। ये सारी केमिकल रिएक्शंस मिलकर मजमूई तौर पर एनर्जी रिलीज करती हैं। शायद आपके लिए ये सोचना थोड़ा हैरान कुन हो कि जो खाना हम खाते हैं वही एनर्जी बनाता है जिससे हमारा जिस्म जिंदगी के सारे काम कर सकता है। और मेरे लिए भी ये बात ऐसी ही थी। आखिरकार रोज़ाना तो ऐसा नहीं होता कि आप सेब का एक टुकड़ा खाएं और सोचें कि सेब के मॉलिक्यूल्स आपके जिस्म के अंदर कैसे तरतीब में आ रहे हैं। लेकिन जो बात जानना ज़रूरी है वो ये है कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन ही वो तरीका है जिससे हमारे सेल्स को काबिल इस्तेमाल एनर्जी मिलती है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन के ज़रिए आप और मैं वो एनर्जी हासिल करते हैं जिसकी हमें अपनी मर्ज़ी के काम करने के लिए ज़रूरत होती है, चाहे वो अपने मकसद पूरे करना हो। तो अभी बार जब आप खुद पर फख्र महसूस करें कि आपने कोई बड़ी हाइक मुकम्मल की या अपनी बायोलॉजी के इम्तिहान में अच्छे नंबर लिए हो, तो अपने माइटोकॉन्ड्रिया का शुक्रिया ज़रूर अदा करें।